नमस्कार। आज की इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोतों को डिकोड करेंगे। उप परमाणु कणों की उस अदृश्य दुनिया से लेकर आसमान में चमकते विशाल तारों तक ये असीमित ऊर्जा आखिर काम कैसे करती है, आज हम इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा सवाल जो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के बिल्कुल केंद्र में है। एक इतना छोटा परमाणु जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख तक नहीं सकते, उसके अंदर इतनी अपार ऊर्जा कहाँ से आ जाती है कि वो पूरे के पूरे शहर को जगमगा दे या फिर हमारे सूरज को अरबों सालों तक रोशन रखे। आखिर ऐसा कैसे होता है? इस रहस्य की तह तक जाने के लिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 अहम टॉपिक्स को कवर करेंगे। E=mc² का रहस्य, लुप्त द्रव्यमान की गुत्थी, नाभिकीय विखंडन, तारों की शक्ति यानी नाभिकीय संलयन और अंत में इन दोनों का एक अल्टीमेट कंपैरिजन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। E=mc² का रहस्य, आखिर द्रव्यमान ऊर्जा में कैसे बदलता है। देखिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले रासायनिक बदलावों में, जैसे भट्टी में कोयले का जलना, केवल परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। लेकिन जब हम नाभिकीय प्रतिक्रियाओं यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं तो खेल बिल्कुल अलग होता है। यहाँ परमाणु के बिल्कुल कोर में यानी उसके नाभिक के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सीधा बदलाव होता है। ये सिर्फ कोई आग जलने जैसी चीज नहीं है, ये पदार्थ का सीधे सीधे ऊर्जा में बदल जाना है। और यहीं पर एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन के उस मशहूर समीकरण की, E=mc²। यहाँ E का मतलब है एनर्जी, M है मास यानी द्रव्यमान और C है प्रकाश की गति। ये सिंपल सा दिखने वाला फॉर्मूला हमें एक बहुत बड़ी बात बताता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा कोई दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिन्हें आसानी से एक दूसरे में बदला जा सकता है। और यहाँ इस फॉर्मूले का सबसे मजेदार हिस्सा आता है। प्रकाश की गति पहले ही लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब सोचिए, जब आप इस विशाल गति का वर्ग यानी इसे स्क्वायर करते हैं तो ये नंबर कितना अकल्पनीय रूप से बड़ा हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर एक नमक के दाने जितना द्रव्यमान भी पूरी तरह से ऊर्जा में बदल जाए तो उससे निकलने वाली शक्ति हमारे होश उड़ाने के लिए काफी है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, लुप्त द्रव्यमान यानी मिसिंग मास की गुत्थी। ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। कल्पना कीजिए कि आपने एक खिलौने को पूरी तरह खोलकर उसके अलग अलग हिस्सों का वजन किया और फिर उस खिलौने को वापस जोड़कर दोबारा वजन किया। कैसा लगेगा अगर जुड़ा हुआ खिलौना हल्का निकले? एकदम अजीब है ना? परमाणु के स्तर पर भी ठीक ऐसा ही होता है। जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अलग अलग वजन जोड़ते हैं तो वो एक जुड़े हुए पूरे नाभिक के वजन से ज्यादा होता है। जो द्रव्यमान यहाँ कम हो जाता है उसे ही फिजिक्स में मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो अब एक बड़ा और लॉजिकल सवाल उठता है, भाई वो गायब हुआ द्रव्यमान आखिर जाता कहाँ है? क्या वो बस जादू से हवा में उड़ जाता है? बिल्कुल नहीं, और यहीं पर रहस्य से पर्दा उठता है। वो गायब द्रव्यमान असल में नष्ट नहीं होता, बल्कि वो नाभिकीय बंधन ऊर्जा यानी बाइंडिंग एनर्जी में बदल जाता है। ये एनर्जी एक सुपर स्ट्रॉन्ग गोंद की तरह काम करती है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक के भीतर एकदम कसकर जकड़े रखती है। अगर आपको उस नाभिक को तोड़ना है तो आपको बाहर से ठीक उतनी ही ऊर्जा लगानी पड़ेगी। अब इसे समझने के लिए प्रकृति का एक बहुत ही सिंपल सा सुनहरा नियम याद रखिए। हर एक चीज अधिक स्थिर यानी स्टेबल होना चाहती है। परमाणुओं के नाभिक भी यही चाहते हैं। ब्रह्मांड में आयरन 56 यानी लोहे का नाभिक सबसे ज्यादा स्थिर माना जाता है। तो असल में सभी परमाणु प्रतिक्रियाओं का अल्टीमेट गोल इसी स्थिरता को हासिल करना होता है। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, नाभिकीय विखंडन यानी स्थिरता पाने के लिए भारी और अस्थिर परमाणुओं का टूटना। आइए इस प्रोसेस को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक धीमी गति वाला न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 से जाकर टकराता है। इसके टकराते ही एक अत्यधिक अस्थिर यूरेनियम 236 बन जाता है। क्योंकि ये इतना अस्थिर है, ये तुरंत 2 छोटे हिस्सों बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। इस पूरे प्रोसेस में 3 नए न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं और साथ ही निकलती है लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की विशाल ऊर्जा।
अब देखिए, असली खेल उन 3 नए न्यूट्रॉन्स का है। वे आगे जाकर और यूरेनियम को तोड़ते हैं। अगर इस चेन रिएक्शन को रोका ना जाए तो ये पूरी तरह अनियंत्रित हो जाती है। इसका विनाशकारी रूप हम परमाणु बम में देखते हैं। लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से नियंत्रित कर लें तो इसी विशाल ऊर्जा का इस्तेमाल हम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों के लिए बिजली बनाने में कर सकते हैं। और एग्जाम्स के नजरिया से ये समझना बहुत जरूरी है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर इसे कंट्रोल कैसे करता है। इसके कुछ मुख्य पार्ट्स होते हैं। पहला, परमाणु ईंधन। दूसरा है मॉडरेटर, जो तेज भागते न्यूट्रॉन्स की स्पीड को धीमा करता है। तीसरा और बहुत अहम है कंट्रोल रॉड्स। ये रिएक्टर के ब्रेक्स की तरह काम करते हैं और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को सोख लेते हैं। और अंत में है कूलेंट, जो इस भयंकर गर्मी को सोखकर पानी को भाप में बदलता है, जिससे टरबाइन घूमते हैं और बिजली बनती है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की ओर, तारों की शक्ति यानी नाभिकीय संलयन, विखंडन का बिल्कुल उल्टा, हल्के नाभिकों को जोड़ना। संलयन या फ्यूजन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा है। जब ड्यूटेरियम जैसे दो एकदम हल्के तत्व आपस में जुड़कर एक भारी और ज्यादा स्थिर नाभिक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। और यकीन मानिए, ये ऊर्जा विखंडन से मिलने वाली ऊर्जा से कहीं कहीं ज्यादा होती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो स्वाभाविक रूप से वे एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। इस रुकावट को, जिसे कूलम बैरियर कहते हैं, पार करने के लिए प्रोटॉन्स को जबरदस्ती एक साथ धकेलना पड़ता है। और ऐसा करने के लिए हमें चाहिए करोड़ों डिग्री केल्विन का अकल्पनीय तापमान और भयंकर दबाव। यही कारण है कि इन्हें थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा रियल लाइफ उदाहरण है हमारा अपना सूरज। सूरज के बिल्कुल कोर में वही अत्यधिक तापमान और दबाव मौजूद है। वहां लगातार हाइड्रोजन के नाभिक आपस में फ्यूज होकर यानी जुड़कर हीलियम बना रहे हैं। इसी संलयन की वजह से वो धूप और गर्मी पैदा होती है जो हमारी पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाती है। ये सच में कमाल है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, विखंडन बनाम संलयन। एक क्विक और अल्टीमेट कंपैरिजन जो आपको सब कुछ रिवाइज करवा देगा। आइए इस टेबल के जरिए इसका फटाफट सारांश देखते हैं। विखंडन में एक भारी नाभिक टूटता है, जबकि संलयन में हल्के नाभिक जुड़ते हैं। विखंडन के लिए सामान्य तापमान काफी है, लेकिन संलयन के लिए तारों जैसी प्रचंड गर्मी चाहिए। विखंडन से बहुत ऊर्जा मिलती है, लेकिन संलयन से मिलने वाली ऊर्जा बस अकल्पनीय है। सबसे बड़ा अंतर आता है कचरे का। विखंडन खतरनाक रेडियोधर्मी कचरा छोड़ता है, जबकि संलयन का बाय प्रोडक्ट है हीलियम, जो बिल्कुल हानिरहित है। आज हम विखंडन से बिजली बना रहे हैं, लेकिन संलयन से कमर्शियल बिजली बनाना अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक प्रायोगिक सपना है। तो दोस्तों, जाते जाते जरा इस बात पर विचार कीजिए, क्या होगा अगर भविष्य में हमारे वैज्ञानिक पृथ्वी पर नियंत्रित नाभिकीय संलयन को पूरी तरह से लागू करने में कामयाब हो जाएं? जरा सोचिए, असीमित ऊर्जा, और वो भी बिना किसी खतरनाक प्रदूषण के, एक पूरी तरह से स्वच्छ भविष्य। ये अकेली सफलता पूरी मानवता के भविष्य की दिशा को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख देगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भौतिकी की असीमित संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और सीखते रहिए।